विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी जिसको कहते हैं वो एंडीज माउंटेन पर्वत श्रेणी है और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि हिमालय में ज्वालामुखी की घटनाएं क्यों नहीं होती हैं जबकि भूकंप की घटनाएं होती हैं। इसका कारण ये है कि भारत में जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां पाई जाती हैं भारत, नेपाल और चीन को मिलाकर के, और यही गलने के उपरांत यहाँ मैग्मा बनने लगता है और फिर मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे अपना रास्ता बना करके अचानक जो फूटता है वो क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। आज के इस एपिसोड में हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों को देखेंगे और ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके कारण क्या होते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम नजर डालेंगे। लगातार एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी का पोर्शन भी काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से ज्वालामुखी पर्वत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में देखने में मिल सकता है। इसलिए एग्जाम 30 लगातार वीडियो री एग्जाम हो या फिर यूपीएससी हो या यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, इन सभी वनडे एग्जामिनेशन में जो अदर जीएस के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए प्रयासरत है एग्जाम 30। और मुझे विश्वास है कि एग्जाम 30 का ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। आइए आज के इस सीरीज में हम प्रमुख विश्व के ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे बनते हैं ज्वालामुखी? पहला है परिभाषा क्या है। आखिर किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसे डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए ज्वालामुखी पर्वत के बारे में ये जानने से पहले हम ये समझ लें कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो परिभाषा देखें कि ज्वालामुखी पृथ्वी पर स्थित वह स्थान है जहां से पृथ्वी के बहुत नीचे स्थित पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहा जाता है, पृथ्वी की सतह पर आता है। मैग्मा जमीन पर आने के बाद लावा कहलाता है। लावा ज्वालामुखी में मुख पर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिखरकर एक कोण का निर्माण करता है और इसी कोण की वजह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इसमें बेसिक चीज होती है सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल और सीमा। ये अल्फ्रेड वैगनर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का, उसी के थ्रू सियाल और सीमा की बात आती है। और जिस भी लावे में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा श्यान, ज्यादा गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है, वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है लावा गिरने के बाद और कोण का निर्माण होता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ देखिए जहां से लावा बन रहा है वो मैग्मा चैम्बर कहलाता है, जहां लावा निकलता है वो क्रिएटर कहलाता है। और अगल बगल जो ये जमाव है धरती के भीतर, कहीं सिल कहलाता है, कहीं फैकोलिथ, लैकोलिथ कहलाता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पे कभी हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी बनता कैसे है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कन्वर्जेंट प्लेट्स। कन्वर्जेंट प्लेट्स का मतलब होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे विश्व में अलग अलग प्लेटें पाई जाती हैं और इनके अंदर बिखराव होता है और ये सभी आपस में टकराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट होता है वो सियाल का बना होता है। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, और इसकी इन तत्वों की प्रदर्शिता ये है कि ये हल्के पदार्थ होते हैं। और ये जो समुद्री प्लेट है जिसमें समुद्र, ये नीला वाला जो आपको दिख रहा है, ये सीमा का बना होता है, यानी मैग्नीशियम ज्यादा, यानी भारी ज्यादा। और जो वस्तु भारी होती है वो अपने आप क्या होती है, हल्की वस्तु में सबडक्ट कर जाती है। तो यहाँ देखिए ये है ओशनिक प्लेट और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। मान लीजिए ये हिंद महासागरीय प्लेट है, हिंद महासागरीय प्लेट है, और ये यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई यानी यूरोप और एशिया का मिला हुआ प्रतिरूप महाद्वीप का, ठीक है। तो ये यूरेशियाई प्लेट कहलाता है। तो अभी ओशनिक प्लेट में हमने पढ़ा कि ये सीमा का बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम, और ये सियाल का बना होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। यानी ये भारी है और ये हल्का है। तो अपने आप ये दोनों जब टक्कर करते हैं ये सेम कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए ये रहा इंडियन प्लेट
और ये रहा यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इसमें समुद्र का भाग मिला हुआ है, इसलिए ये सीमा वाला प्लेट है। तो जब भी भारी वस्तु हल्की वस्तु में टक्कर करती है तो अपने आप हल्की वस्तुओं में ऊंचाव उत्पन्न होता है, अपलिफ्टमेंट होने लगता है। जस्ट लाइक इस पेपर को देखिए और बीच में मान लीजिए कि बीच में कन्वर्जेंट जोन है, अलग अलग दो प्लेटें हैं। इस साइड वाला जो पोर्शन है वो हल्का पोर्शन है, कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, और ये हैंड हमारा जो है ओशनिक प्लेट का है जो सीमा का बना हुआ है। अब यहां देखिए ये तेजी से प्रेशर लगा रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, अपने आप ये उठ गया हल्का वाला, यहां सबडक्ट होगा और हल्के वाले में अपलिफ्टमेंट होगा। यही पूरी तरह से होता है यहां पे सबडक्शन जोन में। और सबडक्शन जोन में जाने के बाद हम जानते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और टेम्परेचर लो होते जाता है, वैसे ही पृथ्वी के सतह के भीतर जाने पर तापमान में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। इस वजह से धीरे धीरे जब ये सबडक्शन अधिक हो जाता है, ये सबडक्शन अधिक हो जाता है तो नीचे की अत्यधिक तापमान की वजह से ये भारी कॉन्टिनेंट जो ओशनिक कॉन्टिनेंट था वो इंटर करने के बाद गलने लगता है और यहां बेनी ऑफ जोन बनता है। व्हाट इज बेनी ऑफ जोन? बेनी ऑफ जोन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बेनी ऑफ जोन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, इस वजह से इसको बेनी ऑफ जोन कहते हैं। और यही गलने के उपरांत यहां मैग्मा बनने लगता है और फिर मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे अपना रास्ता बना करके अचानक जो फूटता है वो क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। और इसके फूटने के द्वारा और साथ ही साथ जब अचानक ये कॉन्टिनेंट इंटर करता है हल्की प्लेट में, जो दो घर्षण होता है, आप ये घर्षण करेंगे लगातार तो गर्मी उत्पन्न होगी, तो ये एनर्जी है। यही एनर्जी जब घर्षण के बाद डायरेक्ट सबडक्ट करती है तो एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थक्वेक बनता है, भूकंप बनता है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट अलग अलग बटे हुए हैं, नास्का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो भारत में हिमालय के उत्पत्ति का जो कारण है वो इंडियन ओशनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के सबडक्शन की वजह से है। तो फिर भारत में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते? बाकी दुनिया में पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर, ये पूरा पैसिफिक ओशन का ये जो जोन होता है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है। उसके किनारे भूकंप भी आते हैं और साथ ही साथ अत्यधिक ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती हैं। लेकिन भारत में भी तो सबडक्शन हो रहा है ना, लगातार सबडक्शन हो रहा है और यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है, हिंदकुश पर्वत से लेकर के पूरा अराकान यूमा तक और अंडमान निकोबार तक। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो खुद हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है उसका डूबा हुआ क्रम है जो उभर करके समतल हो चुका है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो इस वजह से यहां पे सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि हिमालय में ज्वालामुखी की घटनाएं क्यों नहीं होती हैं जबकि भूकंप की घटनाएं होती हैं। इसका कारण यह है कि भारत में जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां पाई जाती हैं, भारत, नेपाल और चीन को मिलाकर के, ये अत्यधिक ऊंची है, 8,848 मीटर ऊंची है। और इस वजह से अगर ज्वालामुखी बनती भी है अंदर तो वो यहीं पे कहीं जम जाती है और इसकी कठोर चट्टानों की वजह से इसे तोड़ नहीं पाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि भारत में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन जो ज्वालामुखी से बने हुए हैं। फर्स्ट है माउंट कोटोपैक्सी। डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है वह कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है विश्व में? तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर पे है। इक्वाडोर साउथ अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का देश है इक्वाडोर, यहीं पे माउंट कोटोपैक्सी पड़ता है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,897 मीटर है और ये एंडीज माउंटेन की श्रेणी में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी जिसको कहते हैं वो एंडीज माउंटेन पर्वत श्रेणी है और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये उसकी तस्वीर है। अगला है माउंट एटना। ये इटली में पाई जाती है। इटली में माउंट एटना सबसे ऊंचा भूमध्य सागरीय द्वीपीय पर्वत है और दुनिया में सबसे अधिक
सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो है, यानी हमेशा सक्रिय रहने वाला। यह लगभग 3326 मीटर ऊंचा है और आल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत इटली स्पेन के आसपास पाया जाता है। मिस्ट्रिल पवन आपको मिलेगा यहाँ पे। साथ ही साथ इसकी वजह से आप इटली में रेड बारिश भी देखेंगे, क्योंकि जो सहारा मरुस्थल से बालू के कण उड़ करके जाते हैं, उनकी वजह से बारिश में घुल मिल जाने की वजह से वहां जो बारिश होती है वो रेड बारिश कहलाती है। ये उसकी तस्वीर है माउंट एटना की। स्ट्रोम्बोली ये बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि भूमध्य सागर और यूरोप का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, लाइट स्तंभ किसे कहते हैं, वो कौन सा होता है, ज्वालामुखी पर्वत। ये भी सक्रिय है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लगातार यहां से उद्गार होते रहता है ज्वालामुखी का और आग का एक क्षेत्र, रोशनी का एक क्षेत्र बना रहता है और जब मध्य रात्रि होती है तो इस तरह से चमकता है कि जैसे लगे कि यूरोप में कोई पिलर लगा हुआ है। दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज अ लाइट पिलर ऑफ यूरोप। नेक्स्ट है विसुवियस, प्रसुप्त, इटली में भी स्थित है। प्रसुप्त विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। प्रसुप्त का मतलब शांत ज्वालामुखी। यह कई वर्षों तक शांत रहने के बाद अचानक 1931 में फूटा था। प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन यानी विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। एक होता है प्रसुप्त, जो संभावना बनी हो कि भविष्य में वो वापस से वोल्केनो फूट सकता है, वोल्केनो की एक्टिविटी हो सकती है। और एक होता है बिल्कुल शांत हो जाना, यानी वो पूरी तरह से शांत हो गया, भविष्य में कभी भी उसके फटने की संभावना नहीं है। ठीक है, जैसे अन्य प्रसुप्त ज्वालामुखियों की बात करें जो भविष्य में फट सकते हैं, तो एक तो विसुवियस हो गया भूमध्य सागर में, एक काकराटोआ हो गया, ये सुंडा वाटर ट्रीटी के पास पाया जाता है इंडोनेशिया में, फिजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किलिमंजारो तंजानिया। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु कीबो, मेवेंजी और शीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय मतलब अर्थात अब इसमें कभी कोई उद्गार होने की संभावना वैज्ञानिकों ने नहीं जताई है। स्ट्रेटो ज्वालामुखी और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। तो डायरेक्ट अगर ये पूछे अफ्रीका में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया। ठीक है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर है। अब है पोप, शांत म्यांमार में स्थित है और माउंट ताल फिलीपींस में स्थित है। माउंट पोप मध्य बर्मा यानी म्यांमार में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है और यह पर्वत समुद्र तल से 1528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी दक्षिण पूर्व एशिया फिलीपींस देश के लुजोन द्वीप पर, लुजोन जल संधि आपने पढ़ा होगा। ये देखिए, ये आपका हो गया, ये रशिया, यहाँ चाइना, यहाँ पे पाया जाता है आपका नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे साउथ कोरिया, और यहाँ लुजोन करके एक द्वीप है और इसके बीच में जो जगह है वो लुजोन जल संधि कहलाती है। और इसी लुजोन द्वीप पर क्या है, ये सक्रिय है, विस्फोट हो चुका है कई बार और इसके क्रेटर में एक ज्वालामुखी झील भी है। क्रेटर जब बहुत अधिक फट जाता है और फिर उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए तो वो एक कृत्रिम झील सा बन जाता है, जैसे लूनार झील महाराष्ट्र का। ठीक है, भारत में क्रेटर में बना हुआ एकमात्र झील महाराष्ट्र का लूनार झील है। अगला है भारत में ज्वालामुखी। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। पहला
बैरन ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डायरेक्ट यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है, तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। हिमालय में कोई ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है, बैरन द्वीप पर। लेकिन दूसरा कौन है, नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है, जबकि ये क्या हो चुका है, शांत हो चुका है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय और जागृत अवस्था में है, वही नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, भविष्य में फट भी सकता है। तो आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, ये वीडियो। इसको 2-3 बार अगर आपने लगातार देख लिया तो ज्वालामुखी और अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो सकता है। एग्जाम 30 देखते रहिए और दूसरों तक भी पहुंचाते रहिए। थैंक्स अ लॉट।